नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। पूरा देश इस घटना से सहम गया था। यह घटना निठारी से है, जिसे हम लोग निठारी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो घटना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि अगर जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए जानते हैं बेरहमी की सारी हदें पार करने वाली और दिल दहलाने वाली इस सच्ची घटना के बारे में। ये सच घटना में दो लोग हैं जिसका नाम आप बार बार सुनेंगे। उनमें से एक नाम है मनिंदर सिंह पंडेर और दूसरा नाम है उनके नौकर का जो है सुरेंदर कोहली। ये घटना सन 2005 नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव के पास DF नंबर कोठी की है। इस कहानी में जो मनिंदर सिंह नाम का व्यक्ति होता है वो चंडीगढ़ से होता है। उसके सारे रिश्तेदार, उसकी सारी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी, लेकिन उसने नोएडा में एक कोठी खरीदी थी क्योंकि उसका अपना बिजनेस जो था वो नोएडा में था। तो अब उसने अपनी एक कंपनी खोल रखी थी, तो कंपनी की देखरेख के लिए उसे नोएडा में रहना पड़ता था और नोएडा में रहने के लिए उसने एक कोठी खरीदी थी। वो काफ़ी संपन्न परिवार से होता है, काफ़ी धनवान होता है, काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की होती है और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा होता है। मनिंदर सिंह खाने पीने का काफ़ी शौकीन होता है। उसके घर में बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे पॉलिटिशियन उसके घर में हमेशा आते जाते हैं और वो काफ़ी खाने पीने का शौकीन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए उसने अपने कुकिंग के लिए अपने एक सहायता करने के लिए एक नौकर को रखा था अपने पास, जिसका नाम था सुरेंदर कोहली। सुरेंदर कोहली उत्तराखंड से रहने वाला था और वह मनिंदर सिंह के लिए खाना बनाता था और जब मनिंदर सिंह कोठी में नहीं रहता था तो वो कोठी की देखरेख भी करता था। साल 2000 में सुरेंदर सिंह अपने गांव उत्तराखंड से दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद वह एक ब्रिगेडियर के घर में उसके लिए खाना बनाया करता था। ब्रिगेडियर और मनिंदर सिंह में जान पहचान थी। वहाँ ब्रिगेडियर मनिंदर सिंह को बताता है कि उसके पास एक कुक है जिसका नाम है सुरेंदर कोहली और वो उसके लिए खाना बनाता है और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, मनिंदर सिंह खाने पीने का काफ़ी शौकीन होता है, इसलिए वो सुरेंदर सिंह को अपने पास बुलाता है और अपने पास उसको काम पे रख लेता है। और यहाँ तक कि वो अपने ही घर में छत पे एक कमरा बनवा के वो कमरा सुरेंदर सिंह को रहने के लिए दे देता है, ताकि सुरेंदर सिंह उसके घर में रहे, जब वो फैक्ट्री पे जाए तो उसके लिए खाना बनाए और उसके पूरे घर का रख रखाव भी करे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मनिंदर सिंह काफ़ी धनवान था, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल थी और काफ़ी अय्याश किस्म का आदमी था। वो फैक्ट्री के काम से अधिकतर शहर से जाना पड़ता था, वो हमेशा शहर से बाहर जाया करता था और इस बीच में जब वो कोठी पे नहीं रहता तो सुरेंदर सिंह घर में मालिक की तरह रहता था। वो कोठी में आप उसको लगता था कि वही घर का मालिक है। वो घर की रख रखाव के लिए मनिंदर सिंह ने रखा था, पर वो घर की मालिक बन जाता था जब मनिंदर सिंह घर पे नहीं होते थे। मनिंदर सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, एक अय्याश किस्म का आदमी था। वो अपने घर पे कॉल गर्ल्स को भी बुलाता था, तो उसकी कोठी में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा रहता था और इस कॉल गर्ल्स को बुलाने और उसके इंतजाम करने के लिए ये सारा काम सुरेंदर सिंह देखता था। वो सुरेंदर सिंह अपने मालिक को खुश करने के लिए कॉल गर्ल्स को घर पे बुलाता रहता था। दूसरी तरफ जहां मनिंदर सिंह ने अपना बड़ा सा बंगला लिया था, उसके दूसरी तरफ एक झुग्गी झोपड़ी थी जहां गरीब लोग रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। और कुछ दिन बाद से अचानक ये अफवाहें फैलने लगी कि उनके झोपड़ियों से, उनके
से बच्चे गायब हो रहे हैं और उन्होंने ये आशंका जताई कि कोठी के पास स्थित जो पानी टंकी है उसके पास बच्चे जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। उन्होंने ये मामला पुलिस में भी लिखवाया, लेकिन ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। मनिंदर सिंह काफ़ी रिस्पेक्टेड और बड़े आदमी थे, इसलिए पुलिस उन लोगों को भगा देते हैं। उन झोपड़ी वालों को कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो हमेशा ये होते रहता है, तुम्हारे बच्चे ऐसे ही गायब होते हैं। तुम कंप्लेन लिखाते हो और कुछ दिन बाद तुम्हारे बच्चे वापस ऐसा हो आ जाते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसीलिए झोपड़ी वाले भी कुछ नहीं बोलते, वो वापस आ जाते हैं। गांव वाले पुलिस के पास बार बार जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको भगा देते हैं। वो गरीब होते हैं, उनकी कोई सुनती नहीं है और बाद में उन्हें भी लगता है कि शायद वो सच बोल रहे होते हैं। बहुत बार पुलिस का मानना होता है कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं। जो बच्चे गायब होते थे उनमें से अक्सर लड़कियां होती थी, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि गरीबी की वजह से या लड़कियां थी वो घर छोड़ के किसी के साथ भाग गई है और उनका अभी ये एज है भागने वाला, कुछ होगा अट्रैक्शन, किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होंगी। ये सोच के पुलिस उनको भगा देती है और वो गरीब भी होते हैं और वो उनकी पुलिस बात सुनती नहीं और उन्हें भगा देती है। और इधर मनिंदर सिंह काफ़ी बड़े लोग होते हैं, तो उन पे किसी का शक नहीं जाता, कोठी पे भी कोई शक नहीं करता है। ऐसा करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर टाइम आता है 29 दिसंबर 2006 की। एक महिला होती है जो कि मनिंदर सिंह के घर में चौका बर्तन का काम कर रही होती है और फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद वो घर के काम करने में उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो घर का चौका बर्तन भी करती थी, घर का साफ सफाई भी करती थी, इसलिए उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। और बच्चा होने के बाद वह फिर से कोठी पे काम करना चाहती है, इसलिए इस लालच में ये काम जरूर मिल जाएगा, वह कोठी में जाती है। लेकिन उस दिन के बाद महिला कभी किसी को दिखाई नहीं देती, उसका कोई अता पता नहीं चलता, उसकी कोई जान पहचान नहीं लेती। परिवार वाले उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती, तो परिवार वाले पुलिस से शिकायत लगाते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन उसके घर वालों को उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। पुलिस में इस मामले को सीरियसली नहीं लेती है, उसके घर वालों को भगा देती है, लेकिन फिर भी कोठी पे कोई शक नहीं करता, पुलिस बिल्कुल उंगली नहीं उठाती है। तभी एक दूसरा मामला सामने आता है जो कोठी का राज खोल के रख देता है। ये फिर से 2006 की मामला। एक पायल नाम की लड़की लापता हो जाती है। पायल नाम की लड़की कोठी पे आती है। वो जब आती है तो एक रिक्शे वाले के साथ आती है और फिर उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो कोठी के पास रिक्शे वाले को रुकने को बोलती है और वो कोठी के अंदर जाती है और रिक्शे वाले को रुकने को बोलती है और कहती है मैं कोठी से आकर आपको पैसे देती हूँ। जब काफ़ी देर निकल जाता है, वो वापस नहीं आती, तो रिक्शा वाला पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाता है। इस पर सुरेंद्र सिंह कोहली दरवाज़ा खोलता है और आके रिक्शे वाले को बताता है कि पायल तो काफ़ी देर पहले जा चुकी है। जबकि रिक्शा वाला बिल्कुल ही गेट के सामने होता है। वो बोलता है कि उसने पायल को निकलते नहीं देखा, उसे शक होता है, पर वो पूछता है फिर से कि उसने सामने से तो जाते देखा नहीं, पायल फिर कहाँ से जा सकती है। इस पे सुरेंद्र सिंह कोहली तुरंत जवाब देता है कि पायल घर के पिछले दरवाजे से निकलकर चली गई है। दूसरी तरफ पायल के घर वाले उसे खोजने में लग जाते हैं। शाम हो जाता है, उसके घर वाले परेशान होते हैं, उनकी बेटी अभी तक घर नहीं आई होती है। तो पायल के पिता, जिनका नाम नंदलाल होता है, वो हर जगह अपनी बेटी को खोजने में लग जाते हैं। खोजते खोजते उनकी मुलाकात रिक्शे वाले से होती है। तो रिक्शा वाला उन्हें बताता है कि वह उनकी बेटी को कोठी पर लेके गया था, वहाँ उसने कोठी पे छोड़ा और उसके बाद से उनकी बेटी वापस नहीं आई बाहर। इस पे उसके पिता डर जाते हैं और आनन फानन में दौड़ के वो पुलिस के पास जाके इस बात की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पहले तो पुलिस उन्हें भी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं जाते तो पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखता है। फिर जब पुलिस चौकी में रिपोर्ट चेक होते तो पुलिस पे दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस गौर करता है कि इस घटना के पहले ही निठाड़ी से लगभग दर्जन बच्चे गायब हो चुके हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ली है और कुछ बड़ा घपला होने का आदेश पुलिस को होता है। पुलिस को भी आशंका होता है कि शायद कुछ बड़ा है, इसलिए इतने बच्चे यहाँ से गायब हो रहे हैं और वो सोचती है कि
कोठी पे छापा मारा जाए। दूसरी तरफ पायल के पिता नंदलाल पुलिस से ये बताते हैं कि उनकी बेटी के पास फोन भी होता है। जब पुलिस फोन से कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करती है, फोन का लोकेशन जांच करती है, तो पुलिस पाती है कि पायल का फोन वही कोठी के पास बंद हुआ है और उसकी लास्ट लोकेशन वही शो कर रही है और उसका लास्ट कॉल सुरेंद्र को ही किया गया है। यह सोच के तुरंत पुलिस कोठी में छापा मारती है और जब पुलिस कोठी के अंदर जाती है तो उसे कोठी में काफी ज्यादा शराब की बोतलें मिलती है। काफी आपत्तिजनक तस्वीरें आसपास फैली होती है। पुलिस को कोठी से कपड़े भी बरामद होते हैं जो कि पायल के होते हैं और पायल का फोन भी वहां पुलिस को मिलता है। पुलिस तुरंत सुरेंद्र को गिरफ्तार करती है और तभी वहां गांव के लोग आ जाते हैं और वो लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कि भी बच्चे गायब हो चुके होते हैं जो कि वो पहले पुलिस के पास गए होते हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होती है। इसके बाद गांव वालों के हंगामा की वजह से कोठी के पीछे जो एक गंदा नाला बह रहा होता है, लोग उसकी जांच करने के लिए बोलते हैं। जब नाला का जांच होना शुरू किया जाता है तो उसे काफी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी मिलती है और तुरंत पुलिस दूसरी टीम को सूचना देती है और फिर पुलिस की शक और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफी जोर शोर से शुरू हो जाती है। वो तुरंत नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों को बुलवाकर उन बोरियों की निकलवाना शुरू कर देते हैं। जब उन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई तो जांच के बाद पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि उस बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियाँ थी, कुछ में हड्डियाँ, कुछ में उनके हाथ, कुछ में उनके पैर। बहुत सारे स्कूल बैग भी मिलते हैं। कोठी के पीछे नाले में यह बोरियां दूर तक फैली पड़ी मिली। बहुत सारी अनगिनत बोरियां थी। उसमें से हड्डी के निकलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। मामला इतना गंभीर होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मीडिया वाले आ जाते हैं। पुलिस ने इसकी जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी। इस जांच में इतने सारे नरकंकाल होते हैं जिनका नाम और पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि ये किसकी है किसकी नहीं। बॉडी बिल्कुल ही शिनाख्त करने के हालत में नहीं होती है। सबकी पहचान डीएनए से होती है, जिसमें से पता चलता है कि कितने बच्चों की बॉडियां हैं और किन लोगों की बॉडियां हैं। इतने सारे कंकाल मिलने के बाद तुरंत पुलिस सुरेंद्र और मनिंदर को अरेस्ट करती है और अपने कस्टडी में लेती है और उनके खिलाफ केस भी दर्ज करती है। फिर 8 फरवरी 2007 को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज देती है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना इकबाले बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने सारा कबूल किया कि कैसे वह गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को बुलाता था और उन्हें कभी गला घोट के मारता था, कभी बर्तन से मार के, कभी जो चीज़ वहाँ पर रॉड से मार के उन्हें मार देता था और मारने के बाद वो उनके साथ रेप करता था। सोचिए, जिंदा होने पे नहीं, एक खून से लथपथ बॉडी के साथ कैसी बीमार मानसिकता वाले लोग थे। उसके मारने के बाद उसके बॉडी के साथ वो दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म करने से उनका जब मन भर जाता था तो उसके लाश को सुरेंद्र टुकड़े टुकड़े कर देता था। यही नहीं, इतना ही नहीं, कई बार वह उन मासूम के लाश के टुकड़ों को पकाकर खा जाया करता था और उसने ये भी कबूल किया कि वो इन लाशों की बॉडी के टुकड़ों को अपने किचन में ही पकाता था और जो बाकी पार्ट बच जाता था उसको पॉलिथीन में बांधकर कोठी के पीछे वाले नाले में बहा देता था। उसने ये भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी हैवानियत की जानकारी उसके मालिक मनिंदर सिंह को नहीं है। उसने ये बताया कि वो उसके मालिक का यास थे, वो बस मालिक के लिए कॉल गर्ल बुलाया करता था और वो देखा करता था छुप छुप करके कैसे मालिक उसके साथ सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। उसे इतनी बार उसने देखा अपने मालिक को शारीरिक संबंध बनाते हुए कि उसे भी ये सब करने का मन होने लगा
और उसे लगता था कि शायद उसमें कुछ शारीरिक शक्ति की कमी है, तो वो जब लड़कियां जिंदा उनके साथ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उनको मार के और उसके बाद उनका बलात्कार करता था एक लाश के साथ। उसने उसका जब मन भर जाता एक लाश के साथ दुष्कर्म करने के बाद, तो उसकी बॉडी को पार्ट को काट के कुछ को पका के खाता, कुछ को बांध के वो नाले में फेंक देता। ये सब उसने खुद से कबूल किया है। निठारी कांड में सीबीआई ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामले में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 3 मामलों में कोर्ट में उनको फांसी की सजा सुनाई। तो डेट्स कुछ इस प्रकार है। 29 दिसंबर 2006 को कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर को कोठी में छापेमारी की गई। पीछे के नाले में बच्चों की कंकाल मिले। 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस ने दोनों अपराधियों को नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर लेकर गई, जिसकी ठीक 10 दिन बाद 10 जनवरी को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। 11 जनवरी को सीबीआई ने मकान के निकट नर कंकाल और हड्डियां बरामद की। 12 जनवरी को मनिंदर सिंह पंडेर और सुनील कोहली से सीबीआई द्वारा देर तक पूछताछ की गई, जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार में अपना रिपोर्ट दाखिल किया, जिसके बाद 8 फरवरी को सीबीआई ने विशेष अदालत में पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था, जहां 28 फरवरी को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना एक कबालिया बयान दर्ज कराया और उसने कबूला कि उसने ये सारी घटनाओं के बारे में कबूला कि उसने ही ये सब कुछ किया है और उसके मालिक मनिंदर सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं है। 12 फरवरी 2009 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंडेर और कोहली को हत्या का दोषी ठहराया और 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार तरीके से 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रीपा हलदार के साथ भी हत्या की गई थी और उसके साथ रेप भी हुआ था। उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंडेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई। फिर एक खबर आती है 16 अक्टूबर 2023 को कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है। किसी के कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली अदालतों द्वारा सुरेंद्र कोहली को 10 से अधिक मामलों में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं मनिंदर सिंह पंडेर को 3 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, फिर भी वो बरी कैसे हो गए? सबूतों की अभाव की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया था। आज भी ये घटना जब याद आती है तो सबकी रूह कांप जाते हैं। अभी भी उनके माता पिता को ये विश्वास नहीं होता कि उनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये घटना यहीं पे समाप्त होती है। अभी तक उनके पेरेंट्स, उनके पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स न्याय का वेट कर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उनको न्याय मिले, उनके बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए उनको न्याय मिले, और आशा करते हैं कि उनको न्याय मिलेगा। आइए घटना यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।